So, hi, hello, and welcome to Khung Academy. Welcome to the daily analysis of Delhi Police, what are the questions that have been asked. तो अभी हम लोग शुरू करते हैं आपके दिल्ली पुलिस के एनालिसिस के साथ। सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके शुरू हो रहे हैं, उनके निचोड़ सीरीज़ को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जितना मैंने आप लोगों को पहले बता दिया बच्चों, उसी में से ही आपके लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये जो यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी चीज़ को क्लेम कर रहे हैं, हम ही लोग नहीं, स्टूडेंट्स भी यहाँ के यही क्लेम कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग आज ना थोड़ा और वीडियो की लेंथ को भी ताकि छोटा रखें, हम लोग यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे है वो आपके ये पूछा गया है कि आपके यूथ डे कब मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है। तो भाई ये आपके 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके नाम पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे आपका क्या नाम है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके वो कौन सा बिल था जो कि आपके शहीद भगत सिंह जी द्वारा क्या नाम है आपका, मतलब कि वो कौन सा बिल था जो कि पार्लियामेंट में पास हो रहा था और उसी समय आपके शहीद भगत सिंह जी ने आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया। उस विधेयक का क्या नाम था जिसके विरोध में भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा कक्ष में बम फेंका था? उत्तर क्या है? तो आपके बेसिकली ये ना आपके जो उनके साथ जो दत्त जी थे, ठीक है, और तो उन्होंने आपके इस बिल को, मतलब इस बम को फेंका था आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और वहाँ पे ये जो बिल है आपका 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था, जब वहाँ पे आपके ना दो बिल्स पास हो रहे थे। एक बिल था आपका क्या, वो था आपके ये पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरा कौन सा बिल था? तो बच्चों उस दूसरे बिल का नाम था आपके ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, सो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, ये अच्छा आपके किस लिए थे? बेसिकली हुआ क्या था ना कि आपके रशियंस का और आपके जर्मनी का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ रहा था, बहुत प्रभाव पड़ रहा था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई यहाँ पे अब आपके, क्योंकि रशियंस भी आ रहे हैं, जर्मन्स भी आ रहे हैं, एंड देन आपके यहाँ पे 1929 की बात चल रही है, यानी कि आपके कम्युनिज्म का बोलबाला ज़्यादा हो गया था। तो इस कम्युनिज्म के बोलबाले को, यानी कि जो आपके जो समाजवाद है, इसके बोलबाले को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो लोग आपके आ ना सकें, इसलिए अंग्रेज़ों ने कहा कि क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है भारत की, वो क्या है, वो खतरे में है, इसलिए हम एक बिल लेके आएंगे जिसका नाम क्या होगा आपका, वो होगा आपके पब्लिक सेफ्टी बिल, ताकि उन लोगों से हमें बचाया जा सके। जनता, जो भारत की जो जनता है, इस पब्लिक को दूसरों से बचाया जा सके, इसलिए आपके पब्लिक सेफ्टी बिल आया था। और दूसरा आपका क्या था? तो दूसरा आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। उसमें मतलब जो प्रावधान ये थे कि आपकी जितनी जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, सिविल लिबर्टीज़ आपकी क्या होती हैं? तो ये आपके होते हैं नागरिक स्वतंत्रता, इन्हें बोला जाता है। तो बच्चे जितनी भी आपकी नागरिक स्वतंत्रता है, उन सबको ख़त्म करने के लिए आपके ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल को आपके व्यापार विवाद विधेयक भी बोलते हैं। तो ये वो दो बिल थे जिसके लिए आपके उस असेंबली हॉल में भगत सिंह जी ने और क्या नाम है, जो आपके जो दत्त जी हैं, इन दोनों ने आपके क्या किया, बम फेंका था। ठीक है, और इसके लिए फिर आपको आगे चल के क्या होता है, इसी को आपके दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं। ठीक है, दिल्ली बॉम्ब केस इसको बोलते हैं। भगत सिंह जी पे आपके ऑलरेडी एक केस चल रहा था, उस केस का नाम था आपके सॉन्डर्स मर्डर केस। ये जो आपके सॉन्डर को गोली मारी गई थी, सॉन्डर वॉज नथिंग बट द सब इंस्पेक्टर देयर, सॉरी देन इंस्पेक्टर ऑफ दैट रीजन। और आपके जो एसपी कौन थे वहाँ के उस टाइम पे, स्कॉट नाम था, जेम्स स्कॉट, उसको गोली मारनी थी। तो लेकिन उसको ना गोली मार के आपके जो वहाँ का जो इंस्पेक्टर है वो मर जाता है, जिसका नाम सॉन्डर्स था। और फिर इसलिए आपके भगत सिंह जी पे क्या चलता है, सॉन्डर्स मर्डर्स केस चलता है, सॉन्डर्स मर्डर केस, जिसको आपके लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं। इसी के साथ साथ आपके आगे जब हम लोग चलते हैं तो यही देखेंगे कि भाई फिर उसके बाद भगत सिंह जी आपके 1928 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद 29 में ये चीज़ करनी थी, उन्होंने मार डाला, बदला ले लिया था अपना। और फिर उसके बाद फिर से 2 से 3 महीने बाद आपके 8 अप्रैल 1929 को आते हैं, और आपके सीधा उनको पूरी ब्रिटेन की पुलिस ढूंढ रही थी, छुपे रहते, फिर अचानक से एक दिन आते हैं, जाके आपका क्या करते थे, तो केंद्रीय विधानसभा में आके सीधा बम फेंक देते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो ये था। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, काफ़ी डेप्थ में कहानी भी पता चल गई होगी आपको। तो अगला क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पे आपके ये पूछा गया है कि जो आपके जो ये फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसको आपके क्या बोलते हैं बच्चों, संघीय प्रणाली बोलते हैं। ये जो संघीय प्रणाली है या फेडरल सिस्टम, ये कौन से आपके जो संविधान है, जो भारत के संविधान में जो संघीय प्रणाली है, ये आपके कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका आपका जो उत्तर होगा, सॉरी,
हाँ ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा ये ना उल्टा सीधा हो गया, इसका आंसर गलत आ चुका है यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, भारत ने अपने संविधान में संघीय प्रणाली सरकार की अवधारणा किस देश से ली थी। तो आपके यहाँ पे जो संघीय सिस्टम की जो अवधारणा है वो आपकी, इसका जो उत्तर हो जाएगा, एक मिनट में एक काम करता हूँ ना, इसको गलत हो गया, थोड़ा सा इसको पूरा कट कर देते हैं और फिर उसके बाद आपके यहाँ पे ये बच्चों आपके यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका सब गलत है, ठीक है। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, कनाडा। कनाडा से हम लोग क्या लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं आपके संघीय प्रणाली, ठीक है। कनाडा से या कनाडा से हम लोग लेते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसी में आपके इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। इतना बहुत है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इसको हम लोगों ने कई बार कर लिया बच्चों, कई बार, मतलब कि आपके जो माहे डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी का। अच्छा ठीक है, अभी ना एक काम करता हूँ मैं, आपको पौंडीचेरी की शायद आपको डिस्ट्रिक्ट पता ना हो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। तो पुडुचेरी का जो माहे डिस्ट्रिक्ट है, इसका आपका जो सेक्स रेशियो, अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें यानी यूनियन टेरिटरीज की, तो वहाँ पे आपका इसका जो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा किसका है, पौंडीचेरी का है या पुडुचेरी का। और अगर हम लोग सबसे कम वाले की अगर बात करें, अच्छा सबसे ज़्यादा स्टेट्स की अगर बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा, केरल। और उसी के साथ साथ दमन और दीव की अगर हम लोग बात करेंगे तो लिंगानुपात में आपके सबसे कम अगर कोई है तो वो कौन सा है, लिंगानुपात में दमन एंड दीव, ठीक है। तो आपके यहाँ पे हम लोग अभी किसकी बात करें, यूनियन टेरिटरी। हाँ तो मैं यूनियन टेरिटरी में आपको मैं पौंडीचेरी का बता रहा था, पौंडीचेरी, ठीक है। अब देखो हम लोग ना ये देख लेंगे कि जो स्टेट्स के साथ कौन सी बाउंड्री लगी हुई है, और बेसिकली एक्चुअली ना वो आपके स्टेट्स में ही है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर इंडिया, इमेजिन कर लो कि आपका इंडिया है और यहाँ पे आपका क्या है, तो भाई यहाँ पे है आपका पौंडीचेरी, ठीक है। अब उसके बाद आपके दो तीन जगह पे और चीज़ें हैं, जैसे कि आपके यहीं पे छोटा सा है, इसको बोलते हैं वाई से, अभी मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वाई से यानम। तमिलनाडु के साइड में जो है आपका एक आपका, इसका नाम क्या है, सॉरी पी से हो गया, करैक्कल। फिर आपके यहाँ पे है बच्चों केरला में, इसका नाम आपका क्या है, हाँ माहे, ठीक है। तो वाई पी आर एंड एम। तो पौंडीचेरी तो आपका पौंडीचेरी या पुडुचेरी वो तो हो ही गया, किस स्टेट से है, तो बच्चे स्टेट में आप देख लो, तो पौंडीचेरी किस स्टेट से है, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु से। मतलब तमिलनाडु स्टेट नहीं है, स्टेट के साथ इसकी क्या है, हाँ बाउंड्री है। दूसरा आपके एक और तमिलनाडु से कौन सा हो जाएगा, तो उसका नाम है आपका क्या, कराईकल। कराईकल ये भी क्या है, आपके तमिलनाडु से है। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यानम। यानम आपका कहां से है, यानम, तो यानम है आपका आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अच्छा हो सकता है मैं अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्लास में कई लोगों ने बोला कि सर थोड़ा सा आप स्लो पढ़ाया करिए। अगर आप लोगों को स्पीड जो है बहुत ज़्यादा स्लो लग रही है तो कृपया इसे 1.5x जैसे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ उस पर देखना। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, तो फोर्थ आपका हो जाएगा माहे, ठीक है। और ये जो आपका माहे है ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका केरला के साथ इसकी बाउंड्री टच है। तो अब बेटा खुद देख लो आप लोग कि पौंडीचेरी तमिलनाडु, कराईकल तमिलनाडु, यानम आंध्र प्रदेश, माहे केरला। यहाँ आपसे क्या पूछा है कि आपके जो सेक्स रेशियो है किसका सबसे ज़्यादा है, तो माहे डिस्ट्रिक्ट, और माहे डिस्ट्रिक्ट किसका, पौंडीचेरी का। अगर स्टेट की हम लोग बात कर लेते तो स्टेट कौन सा सबसे ज़्यादा, तो एक ही स्टेट है जी, क्या नाम है, केरला, ठीक है। सबसे कम की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके जो दमन डिस्ट्रिक्ट है किसका, दमन और दीव का, तो इसका क्या हो जाएगा, लोएस्ट सेक्स रेशियो। अच्छा है कितना, 533। बच्चों आप समझ रहे हो, 533। यहां पे लगभग हर 2 लड़के के लिए आपके सिर्फ एक लड़की है, सोचो ये आपका चल रहा है, ठीक है। और केरला में और यहाँ माहे जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपके 1176 पहुंच गया है, ठीक। तो यही हो जाएगा आपके, यानी कि इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हर 10 लड़कों के लिए 11 लड़की है, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा रेशियो रहेगा इसका। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई गेस, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भाई वो कौन सी दो क्रॉप्स हैं जो कि आपके ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा यूज़ हुई थी। देखो इसका उत्तर तो आपका क्या है, वीट और राइस है, बट मुझे ना हाँ आपको यहाँ से कुछ और भी चीज़ें बतानी है। वो क्या बताना है, एक पूरी कहानी है ये, ठीक है, जो शायद आजकल की जो जनरेशन है बच्चों उसे पता ना चल पाए कि हमारे जो MS स्वामीनाथन जी थे उनके द्वारा और आपके श्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा कितना आपके काम किया गया है, ठीक है। तो ब्लू पेन ले लेते हैं या ग्रीन पेन ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो फिर यहाँ पे आपके देखो, सॉरी, तो आपके वीट एंड राइस तो आप लोगों को पता चल गया कि भाई ये जो दो थी ये आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली क्रॉप थी। अब इससे रिलेटेड जो शख्स थे ये कौन थे, तो वो भाई आपके ना MS स्वामीनाथन जी थे, ठीक है। इनको आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड थे, कृषि फील्ड से रिलेटेड ही थे। इनका नाम था स्वामीनाथन। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कलर ब्लू ही रख लेते हैं, ठीक है। तो आपके कौन थे, तो ये आपके स्वामीनाथन जी थे। फिर अच्छा इन्होंने आपके किसके साथ वर्क किया, तो कभी अगर आप लोगों से पूछ लें कि बाहर का कौन था, वो साइंटिस्ट कौन था बाहर का जिसके साथ हमने ग्रीन इंडिया, सॉरी जो आपका ये हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसको हमने शुरुआत किया, तो वो आपके कौन थे, वो आपके नॉर्मन बोरलॉग थे। मैंने गलती से ग्रीन इंडिया मिशन लिख दिया, तो चलो एक बार ना ग्रीन इंडिया मिशन को भी देख लेंगे अभी, ठीक है। ग्रीन इंडिया मिशन, इसमें कुछ नहीं करना है भाई आपके, एक्चुअली बच्चे कुछ कुछ जगह पे ग्रीन बेल्ट्स जानी है, ठीक है। सरकार ने उन ग्रीन बेल्ट को रख रखा है आपके, और उस जगह पे आपके क्या उगना है, बहुत ज़्यादा पेड़ उगने हैं, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा पेड़ उगेंगे मतलब बेसिकली वहाँ पे पेड़ उगाए जाएंगे, वृक्षारोपण, एफॉरेस्टेशन इसको बोला गया है, और इसलिए आपके कुछ कुछ जगह को ग्रीन बेल्ट बनाई गई हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नॉर्मन बोरलॉग पे। ये आपके कौन है, तो ये आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आपके 1965-66 में आपके हुआ था, उससे रिलेटेड MS स्वामीनाथन जी ने आपके जो आपके नॉर्मन बोरलॉग थे उनके साथ मिलकर काम किया। ये ऐसा क्यों किया, बिकॉज भाई आपके ना लगातार इंडिया जो है बच्चों आपके लगातार जो ये अकाल है, ड्रॉट्स, सूखा, ठीक है, सूखा पड़ मतलब लगातार सूखा पड़ रहा था, और सूखा पड़ने के साथ साथ हमारे यहाँ पे और क्या हो रहा था, उसकी वजह से अकाल आ जा रहा था, ठीक है। मिलियंस वुड हैव डाइड ऑफ स्टारवेशन इफ द कंट्री हैड नॉट एक्सपीरियंस द ग्रीन रेवोल्यूशन। ना जाने कितने सारे लोग आपके मर जाते। हम लोगों को अमेरिकन द्वारा ना शिप टू माउथ बोला जाता था, मतलब ये हमें हमारी खिल्ली उड़ाई जाती थी। हमारी खिल्ली क्या उड़ाई जाती थी, एक्चुअली आपकी ना अमेरिका की एक पूरी की पूरी क्या थी, इस स्कीम का नाम था PL480, ठीक है। ये आपके अमेरिकन द्वारा स्कीम थी 1960 में। तो अगर कल को आपके आ जाए कि अमेरिका द्वारा कौन सी स्कीम थी जो कि आपके ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कौन सी वो स्कीम थी आपके ग्रीन रेवोल्यूशन की जो कि अमेरिका द्वारा चलाई गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमें अनाज देने के लिए, उसका नाम PL480 स्कीम है। और इससे भाई वो पता है हमें ना मजाक उड़ाते थे कि यार देखो यार हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खाना ना रहता है, हाँ ठीक है, और जो हमारे यहाँ खाना रहता है वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम सीधा सीधा किसको भेज रहे होते हैं, इंडिया को भेज रहे होते हैं। तो वो लोग ना हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहाँ जा रहा है, अरे भाई मुंह में जा रहा है भाई, ये जहाज़ तो पूरा का पूरा मुंह में जा रहा है, शिप टू माउथ, ठीक है। तो यानी जो आपके शिप हुआ करती थी कहाँ जाती थी, आपके इंडिया जाती थी, उसको शिप टू माउथ बोला जाता था, हमारा मजाक उड़ाया जाता था, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे आपके 10 मिलियन टन इतना अनाज हम लोग आपके क्या करते थे, वहाँ से इंपोर्ट कराते थे। जैसे आज की डेट में आपकी दूसरी चीज़ें पेट्रोल वगैरह आपके इंपोर्ट हो रही हैं, उस समय आपके खाना भी इंपोर्ट होता था। खैर भला हो MS स्वामीनाथन जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, कि हमारे साथ क्या हुआ कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे अनाज बनने लग गया, ठीक है। तो आपके इवन अच्छा ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा ग्रेव हो गई थी, इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई थी बच्चों आपकी सिचुएशन, कि उन्होंने आपके पूरे राष्ट्र को बोला कि आप लोग प्लीज़ एक वक्त का खाने को क्या करें, छोड़ दें। ये जो आज जो आप लोग 3 वक्त का खाना खा रहे हो, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक प्राइम मिनिस्टर इमेजिन करो कि आपके पूरे देश को क्या बोल रहा है, आपके पूरे देश को ये कह रहा है कि यार कृपया 3 वक्त का खाना ना खा के 2 वक्त का खाना खाओ, क्योंकि देश के पास ज़्यादा खाना नहीं है। और जब आपके पता है, इसलिए हमारे जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं ये बहुत ज़्यादा महान इसलिए हैं क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया था कि जब इनकी डेथ होती है तो आपके स्टेट बैंक ने एक रिसिप्ट जारी की थी, एक रसीद जारी की थी। और वो रसीद किस चीज़ की थी कि इन्होंने ना एक आपकी फोर्ड कार ली थी, ठीक है। और वो जो फोर्ड कार थी वो इन्होंने किस पे ली थी, EMI पे ली थी। तो इनके EMI एक्चुअली अपने लोन पे ली थी, सॉरी इन्होंने, तो उस लोन की रिसिप्ट ज्वाइन की आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की थी, और ये कहा था कि ये देखो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री थे, एक चीज़। दूसरा, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी और जो इनकी वाइफ हैं, इन दोनों ने ही आपके सबको तो बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम
तीन, अगर मान लो आप 3 वक्त का खाना खा रहे हो तो हम क्या करेंगे, 2 वक्त का सबको खाना खाना है। लेकिन ये क्या करते थे दोनों जने, ये आपके 1 वक्त का खाना खाने लग गए थे। ये बात मतलब बहुत बढ़िया तरीके से लिखी हुई है हर जगह पे। आप कभी भी इतिहास के पन्नों को खोलेंगे, वो इतिहास जो आज़ादी के बाद का इतिहास था, तो आपको यहाँ पे कौन दिखाई देगा, सबसे बड़ी मिसाल की मूरत में आपको श्री लाल बहादुर शास्त्री जी दिखाई देंगे। ठीक है, तो इन्होंने फिर आपका ये बोला, ठीक है, इवन ये भी बोल दिया कि भाई जितने आपके व्हीट प्रोडक्ट्स हैं इन सबको भाई अभी बंद कर दो। इवन जितनी आपकी चपातीज़ हैं, रोटियां हैं, उसको कृपया किसी भी शादी में यूज़ मत करो, क्योंकि ज़्यादा खाओगे, जब ज़्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा, गेहूं और ज़्यादा लगेगा, अनाज और ज़्यादा लगेगा। तो उस टाइम पे आपके वेडिंग पार्टीज़ में जितनी शादियाँ होती थी वहाँ पे ये सब आपके बंद करा दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बस यही था। तो फिर अच्छा, आपके सबसे ज़्यादा किसको यूज़ कराया गया, तो आपके यहाँ पे HYV सीड्स भेजे गए, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इनको बोला जाता है, उनको लगाया गया। आपके ट्रैक्टर वगैरह थोड़ी सी इजी EMI पे दिए गए, आसान किश्तों पे दिए गए, और फिर उस पर आपके बहुत कम ब्याज दर वगैरह लगाया गया। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें हुई, HYV सीड्स दिए गए एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, तो इन सब से फिर आपका होता क्या है, तो आपके कुछ ही सालों में हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो आपके गेहूं और चावल है, अब जो हम इसका आयात कर रहे थे PL 480 स्कीम से, अब हम क्या कर रहे हैं, अब कुछ ही सालों बाद, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 साल ही हुए होंगे, और 5 सालों में हम इसको निर्यात करने लग गए थे। नतीजा ये है कि बच्चों आज की डेट में जो चावल है सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में खाया जाता है, और सबसे ज़्यादा अगर कहीं निर्यात होता है तो वो आपका क्या है, चावल है। और कहाँ से होता है, तो वो आपके इंडिया से होता है। सोचो, कभी हमें क्या नाम है, शिप टू माउथ बोला जाता था, भूखे नंगों का देश बोला जाता था, और आज हम सबका पेट भर रहे हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीवाने अर्ज। ये अच्छा, जो दीवाने अर्ज है बच्चों, ये आपके दिल्ली सल्तनत में ना एक आपका पूरा डिपार्टमेंट था। किससे रिलेटेड था, रक्षा से रिलेटेड था, सेना की नियुक्ति से रिलेटेड ये आपका पूरा डिपार्टमेंट था। और ये जो डिपार्टमेंट है ये आपके दीवाने अर्ज नाम से चलता था, सैनिकों के चयन के लिए चलता था। खिलजी ने इसका आपके बहुत ज़्यादा यूज़ किया था इस डिपार्टमेंट का। हालांकि खैर ये आपके जो दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट है, ये आपके खिलजी वंश से पहले, यानी जो दास वंश था, स्लेव डायनेस्टी था, उसमें ही ये आपका चलता हुआ आ रहा था। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आपसे पूछ लिया गया है, तो क्वेश्चन हमें कंफर्म नहीं था, बट मैं आपको ना कुछ चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हाँ बता देता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आपके हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक बोलते हैं। पहली चीज़, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि शुरुआत कब और किसने की। तो भाई जो कब है, तो वो आपके 1994-95 में आपके 2 इकोनॉमिस्ट थे, और इन दोनों ही इकोनॉमिस्ट को आपके क्या हुआ, तो भाई इनको आपके नोबेल पुरस्कार मिला। एक आपके भारत के थे, दूसरे आपके कहाँ के थे, वो आपके पाकिस्तान के थे। जो भारत के आपके इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम क्या है, सॉरी, तो भाई जो आपके पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम है आपका महबूब उल हक। ठीक है, और जो आपके भारत के थे उनका नाम था आपका अमर्त्य सेन। आप लोगों ने आई गेस अमर्त्य सेन का नाम सुना ही होगा। और इन दोनों ने आपके ना कि भाई मानव क्षमताओं पे बहुत ज़्यादा वर्क किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को एक कंट्री स्कोर्स अ हाई लेवल ऑफ HDI व्हेन द लाइफ स्पैन इज हायर। जब अगर आपके जो जीवन जीना है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपके यहाँ की एजुकेशन जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी हो, इसी के साथ साथ आपके यहाँ हर एक प्रत्येक व्यक्ति का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, ठीक है, जो यानी कि भारत के लोग चाहे भारत में चाहे बाहर आपके क्या नाम है अगर कुछ कमा रहे हैं, वो अगर आपका पर कैपिटा जितना ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब जितना ही ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आपके 4 वो पैमाने थे। एक आपका GNI था, एक आपका एजुकेशन लेवल था, एक आपका लाइफ स्पैन थी, और एक आपके मतलब सोशल स्कीम से रिलेटेड है कि जितना ज़्यादा सरकार आपके सोशल स्कीम्स वगैरह पे फोकस कर रही होगी। ठीक है, तो आपका यही बोला गया कि जितने जो आपके 4 के चारों होंगे, राइट, कि यहाँ पे क्या बताना था, हाँ, तो जितने ज़्यादा मतलब आपका ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा हम लोग का क्या होगा, मानव विकास होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा मानव विकास होगा। ठीक है, तो HDI से रिलेटेड समझ में आएगी क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें आपके एक चीज़ क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि यानी आपका मृत्यु दर जो है वो कितना कम है और आप कितना ज़्यादा जीते हो। इसी के साथ साथ एजुकेशन, यानी कि आपने कितने साल आपके शिक्षा हासिल की। ठीक है, और
एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अपॉन एंटरिंग द एजुकेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चे, आप जैसे एक बार अगर चले गए स्कूल में, तो ऐसा तो नहीं है कि गरीबी की वजह से आपने स्कूल छोड़ दिया। जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो आपके तीसरी चौथी तक तो स्कूल गए, बट उसके बाद आपके इतनी ज़्यादा गरीबी आ गई थी कि उनको काम में उतरना पड़ा। तो आपने कई बार ठेले वगैरह पे देखे होंगे कि वो आपके ये कर रहे होते हैं, चाय बेच रहे होते हैं, सब्जियां बेच रहे होते हैं। उनसे पूछो कभी जाके तो बताते हैं कि पापा बीमार हैं वरना घर पे खाना कैसे आएगा। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद चीज़ होती है। फिर अब आपके क्या आ जाएगा, बट चलो एक दूसरा ये हो जाएगा आपके। तीसरा जो मैंने आपको बता दिया, पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स, ठीक है, जो कि आपके सारी चीज़ें हैं। उससे आपके हम क्या निकालते हैं, मानव विकास सूचकांक। किसके द्वारा लाया गया था, तो ये आपके दो जो हैं इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, अर्थशास्त्री हैं, जिनको आपके नोबेल पुरस्कार मिला था। एक का नाम है पाकिस्तान के महबूब उल हक, और एक है बच्चे आपके भारत के, इनको एक ही साथ मिला था, ठीक है, भारत के। इनका नाम आपके क्या है, इनका नाम है आपके अमर्त्य सेन, ठीक है। ये जो आपका प्रोग्राम है किसके द्वारा चलाया जाता है, तो ये आपकी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ठीक है, जो आपका विकास प्रोग्राम है उसके द्वारा आपका चलाया जाता है, ठीक। तो यूएनडीपी द्वारा चलाया जाता है। कौन दो थे शख्स, एक का नाम था महबूब उल हक, दूसरे का नाम था अमर्त्य सेन। इसमें आपके 3 इंडिकेटर्स हैं, उन पे आपके देखा जाता है। उस 3 इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर को आपके और फिर 4 टुकड़ों में बांटा जाता है, उस पर देखा जाता है। बस यही सारी चीज़ें हैं आपकी, ठीक। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास जो मैंने प्रोग्राम बोला, तो एक्चुअली उसका मतलब कार्यक्रम है, ठीक है। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना हिंदी मीडियम वाले। आगे चलते हैं। अब ये आपसे क्या पूछ लिया गया कि भैया आपके कौन कौन से नेम द अमेंडमेंट बाय विच जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई जब आपसे अमेंडमेंट के बारे में बात हो ही रही है, तो क्यों ना सारे के सारे अमेंडमेंट्स देख लेते हैं कि भाई वो कौन कौन से रिसेंट अमेंडमेंट और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे। तो एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है। उस पर 2-2 3-3 स्टार मार्क कर लेना, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जीएसटी। तो देखो जीएसटी का खैर आप पहले उत्तर लिख लो। तो ये आपका 101वां है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आपका ये चीज़ लाई गई थी। अब जो बच्चे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति की जो शुरू होती है अवधि, वो आपके अभी जो हो रही है वो कब से हो रही है, तो वो आपके सितंबर से हो रही है, ठीक है। सितंबर जैसे 2017 से, फिर आपके क्या हो जाएगा, आपके अगस्त 2022 तक क्या चला, तो आपके श्री रामनाथ कोविंद जी का चला। फिर उसके बाद आपके सितंबर 2022 से अभी अगर 2027 तक किसका चलेगा, तो वो आपके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का चलेगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये आपके जुलाई में आया था। तो अगर जुलाई में आया था यानी इससे पहले के राष्ट्रपति रहे होंगे। इससे पहले भी जो राष्ट्रपति थे, अगर किसी की सरकार पूछी जाए या कौन से राष्ट्रपति थे, तो वो पहली चीज़ तो अभी जो बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम आपके मोदी जी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। ये आपके कौन है, प्रधानमंत्री थे इस समय। और दूसरा आपके इस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपके श्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो वो बच्चे आपके प्रणब मुखर्जी जी थे। और ये आपके 101वें संविधान की बात हो रही है। तो ऐसे ही अगला चलते हैं कि आपके 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया, तो भैया कब आया, 2011 में आया। किससे रिलेटेड है, सहकारी समितियों से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। इनको क्या हुआ था, तो आपके संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो पहली चीज क्या क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया, कि एक पूरा अधिकार ही बनाया गया, मौलिक अधिकार, जिसका नाम क्या है कि हम सहकारी समितियां बना सकते हैं और इसका एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। और इसको आपके किस में रखा गया, आर्टिकल 19 में रखा गया। किसके अंदर रखा गया, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के अंदर रखा गया, ठीक है। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने की आज़ादी, एसोसिएशन। दूसरा एक आपके डीपीएसपी डाली गई, जिसका आपके नाम क्या है, तो भैया वो आपके 43B नाम है। ये आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है, ठीक है। तीसरा क्या किया गया, एक और अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या डाला गया, इसमें आपके पार्ट 9B डाला गया। और ये जो पार्ट 9B है, ये आपके किस चीज से रिलेटेड है, तो आपके सहकारी समितियां या फिर आपके सहकारी संगठनों या कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ऐसे ही आपके 100वां जो संविधान था संशोधन, इसमें आपका क्या किया गया, 100वें संविधान संशोधन से पहले हमें ना 99वां देखना चाहिए। तो भाई 99वां क्या था, तो 99वां आप लोग यहां लिख लेना, 99th CAA, ठीक है। ये कब आया, तो ये वाला आपका आया था 2015 में।
ये किसकी नियुक्ति के लिए था? तो इसका नाम था एनजैक या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, यानी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति समिति। ठीक है, अभी अगली स्लाइड पे चलेंगे तो सारा लिखा रहेगा। तो आपकी राष्ट्रीय न्यायिक, अच्छा ये चीज नहीं लिखी रहेगी तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति समिति। पर हम लोग 99 संशोधन को जोड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे इसको आपके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, तो इसे आपके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ठीक है, तो अभी 99 संशोधन हमारे संविधान में नहीं है, बंद कर दिया गया इसे, क्योंकि इससे आपके न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का हनन हो रहा था। ऑलराइट, अब अगला चलते हैं 100वें संविधान पे। तो भाई इससे देखो आपके क्या हुआ था, क्योंकि ना आपके अगर आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखा हुआ है कि हम लोग अपनी बाउंड्री बढ़ा तो सकते हैं, सीमा हम लोग बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन घटाने का कोई प्रावधान नहीं दिया है। कहाँ पे? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में। तो यानी कि अगर आपको अपनी बाउंड्री को घटाना भी है, थोड़ा सा बढ़ाना भी है, एक्चुअली क्या होता है ना, ये आपके बांग्लादेश के साथ आपकी बाउंड्रीज को ना वो किया गया था, एक आपका बाउंड्री एग्रीमेंट चला था सीमाओं का 1974 के। तो इसमें आपका क्या होता, भारत और बांग्लादेश ना आपके कुछ जो बाउंड्री की जो सीमा है वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो प्रोविजंस रिलेटेड टू टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय। तो बच्चे इससे आपके कुछ कुछ बाउंड्रीज को ऐसे आपका एक्सचेंज किया गया था। तो क्योंकि एक्सचेंज किया जा रहा है, अगर आप वो बाउंड्री बढ़ा रहे हो, यानी कि अगर आप बांग्लादेश से ले रहे हो उनके कुछ क्षेत्रफलों को, तो वो तो आपके कुछ नहीं करना है संविधान में। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से हटा रहे हो तो इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज हुआ आपके। फिर आपके 101वां आपका संविधान संशोधन था, उससे आपके क्या किया जाता है बच्चे, उससे आपके जीएसटी लाया जाता है, जो कि इसका उत्तर है। ठीक है, जीएसटी के समय मैंने आपको बता दिया मोदी जी प्रधानमंत्री थे, प्रणब मुखर्जी आपके क्या थे, राष्ट्रपति थे। और इसी के साथ साथ इस समय आपके वित्त मंत्री कौन थे, तो उनका नाम बताऊं या आप लोग कमेंट करोगे? चलो ठीक है, बता ही देते हैं। तो इसमें जो आपके वित्त मंत्री थे उनका नाम था श्री अरुण जेटली जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अगला क्वेश्चन जीएसटी के बारे में पूछा गया। हाँ सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा हूं, अगला आपका ये अमेंडमेंट पे आते हैं। तो भाई अगला था आपका फिर कौन सा, 101st जो कि आपका जीएसटी हो गया। 100वां किससे रिलेटेड था, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर एक्सचेंज। 99वां क्या था, नियुक्ति थी आपकी किसकी, राष्ट्रीय किस चीज का आयोग बना था वो आपका, तो आपके नियुक्ति आयोग बना था। किसकी नियुक्ति, तो आपके न्यायपालिका में नियुक्ति, जजेस के लिए नियुक्ति हुई थी। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। फिर 102वां क्या हो जाएगा आपके, तो बच्चे इसने आपके ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया था। किसे दिया था, राष्ट्रीय समिति किसकी, बैकवर्ड क्लासेस की यानी पिछड़े वर्ग की। तो पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय समिति जो है तो उसको आपके क्या दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इसके बारे में संविधान में लिखा जाता है। इससे पहले एनसीबीसी थी, लेकिन वो आपकी किससे थी, तो आपके एक्ट से बनी हुई थी। 130 आपके अमेंडमेंट में क्या था, तो इसको ना ऐसे याद रखना, 3103 और 3 वर्ड्स का क्या है, EWS। ठीक है, तो ये बच्चे जो आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं जिनको आपके 10% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस जिनको आपके 10% जनरल कैटेगरी से वीकर सेक्शन को मिलता है। तो EWS 103 ऐसे जरूर याद रखना। 2009 फरवरी में आपका आया था। ठीक है, मतलब जनवरी में पीएम किसान योजना के साथ ही आया था। 2019 में, सॉरी 2009 नहीं, 2019 में पीएम किसान योजना के साथ ही आया था, क्योंकि उस समय ऑब्वियसली आपका इलेक्शन ईयर था। ठीक है, तो आपके 103rd अमेंडमेंट एक्ट आता है। यहाँ पे आपके 10% का मैक्सिमम रिजर्वेशन दिया जाएगा किसको, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। और हाँ, तो इसके लिए आपके कौन से आर्टिकल में चेंज किया गया था, आर्टिकल 15 में चेंज किया गया था। और इसी के साथ साथ क्योंकि अब उसकी नियुक्ति कहाँ करनी है, तो ऑब्वियसली आपको अगर मान लो सरकारी नौकरी की तैयारी करनी होगी या सरकारी नौकरी के लिए अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो किस में हो जाएगा, तो आपके आर्टिकल 16 में हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चल के आप आर्टिकल 16 जरूर लिख लेना। चौथा क्या है, 104 कौन सा अमेंडमेंट था, तो बच्चे इसने आपके ना डेडलाइन निकाल दी थी, किस लिए, सेसेशन ऑफ सीट्स फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड scheduled tribe in the Lok Sabha State Assembly from 70 years to 80 years, remove the reservation for Anglo-Indian। तो आपको 104 अमेंडमेंट में आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे एक चीज तो रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया। देखो हर साल ना आपका रिजर्वेशन बढ़ता है, जैसे 9 माइनस कर दो तो 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था आपका 95वां संविधान संशोधन, इससे भी आपका क्या हुआ था,
तो 2009 में आया था, सॉरी 2010 में आया था ये आपका, 2010 में आया था बच्चों ये आपके अगले 10 साल के लिए बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब फिर क्या होता है, ये आपके ना दरअसल हम लोग हर साल संविधान में संशोधन करते हैं, तो आपके एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन था उसको बढ़ा दिया, और आपके अब क्योंकि हमारे यहाँ पे एंग्लो इंडियंस की जो पॉपुलेशन है वो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो इस कम पॉपुलेशन की वजह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके जो एंग्लो इंडियंस के लिए जो आपका रिजर्वेशन था, जो आरक्षण था, उसको क्या कर दिया गया है, एकदम से लोकसभा में कम कर दिया गया है। क्योंकि हम लोगों के पास ना लोकसभा में 2 सीट्स थी, पहले आपकी 545 सीट्स थी, अब वो 543 हो गई हैं, 545 से 543 हो गई हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो 104 संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है। इसने क्या किया, तो इसने आपके जो ये हैं आपकी जो सीट्स थी जो कि एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में आरक्षित थी, उसको आपके हटा दिया है, ठीक है। तो वही सब है हिंदी में, इसकी फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलो। ओके, अगला स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, 105वें की अगर बात करें तो बच्चों 105वें में ना राष्ट्रपति को आपके अधिकार दे दी गए कि वो आपके सारे राज्यों को ये बोलेगा कि आप अपने यहाँ के पिछड़ा वर्ग की लिस्ट बना सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, ठीक है। तो क्या था, इससे पहले आपके जो ओबीसी थी ना वो आपकी सेंट्रल लिस्ट थी, मतलब अपने राज्यों की अलग लिस्ट चलती थी, बट वो आपको फिर राज्यों के द्वारा आरक्षित हो जाती थी। अब राज्यों द्वारा आपकी अलग से वो अपनी खुद की लिस्ट बना लेंगे, अब सेंटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कब आया, 105वें में आया है, ये चीज ध्यान रखना। कुल आज तक अधिनियम कितने हुए हैं, 105 हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ हमारे जो भाई डिटेल्ड था। अब थोड़े से जो वन लाइनर और वन वर्ड है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो अब आपके बच्चे एक ना योजना थी, रोजगार योजना आपकी कब आई, तो आपके ना 1993 में आई थी, तो यानी किसकी सरकार रही होगी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही होगी। फिर आपसे पूछा गया कि भाई आपके कौन से वो आपका यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लीस्ट सेक्स रेशियो, अभी हमने डिस्कस किया कि दमन और दीव है, जहाँ पे कितनी थी, 523 थी लिंगानुपात। अगला आपका क्या पूछा गया है कि भाई ऐसा वो कौन सा था स्टेट जिसमें आपके 2011 के सेंसस में जो पॉपुलेशन है वो आपकी क्या है, 10 करोड़ से कम है। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश था। तो उसमें बच्चे जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल सॉरी तो ये आपके वेस्ट बंगाल ऑप्शन हो जाएगा। 1 मिनट। वेल सॉरी अभी इस चीज़ के लिए, यू कैन स्किप योर 30 सेकेंड्स। तो आप 30 सेकंड है, 30 से 40 सेकंड अपने लेक्चर के आप लोग आगे स्किप कर लेना। अब उसके बाद देखो, अब भाई सोनल मान सिंह पे मैं आपको कितना ज़्यादा फोर्स कर चुका हूँ कि ये आपके राज्यसभा की एमपी हैं। डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है कि सोनल मान सिंह जो कि आपके राज्यसभा की एमपी हैं, ठीक है, सांसद हैं, वो आपके कौन से नृत्य से हैं, मतलब सोनल मान सिंह जी पे ही आपके पूछा जा रहा है। ये फीमेल है, मेल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सोनल मान सिंह कौन कौन से दो आपके नृत्य कला है, एक आपका भरतनाट्यम है और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, वो आपका उड़ीसी नृत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे भरतनाट्यम और उड़ीसी में दोनों लिखवा रहा हूँ। इस बार जो पूछा गया वो उड़ीसी से पूछा गया, भरतनाट्यम ही नहीं था ऑप्शन में, ओके। अब आपके क्या आता है, परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया, तो भैया परमानेंट सेटलमेंट सबको पता है, कॉर्नवालिस लाए। और ये कॉर्नवालिस को आपके क्या बोला जाता है, तो इसको आपके फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है, यानी आपके प्रशासनिक सेवाओं का जनक, ठीक। अभी जो आपके परमानेंट सेटलमेंट है आया कब, अगला क्वेश्चन क्या पता हो सकता है आपसे पूछ लीजिए, आपके परमानेंट सेटलमेंट कब आया, तो आपके 1793 में आया, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि पिट्स इंडिया एक्ट के जो उसमें अमेंडमेंट था, कमांडिंग इन चीफ बनाया गया था। फिर उसके बाद आपके 1793 में क्या आता है, तो आपके कॉर्नवालिस को परमानेंट सेटलमेंट, जिसको आपके क्या बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त, वो लेके आता है, ठीक है। आपसे हो सकता है कि ना बच्चों, आपसे ना एरिया पूछ ले कि कौन कौन सा एरिया था,
तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपके ज़मींदार को बनाया जाता था, ज़मींदार ऑक्शन करते थे। ऑक्शन करने का मतलब होता है आपके बोली लगाई जाती थी कौन कितना किसानों को निचोड़ सकता है, और फिर उसके बाद आपके वो लोग किसानों को निचोड़ना शुरू कर दिए थे। ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए आपके क्या किया जाता है, आपके स्थायी बंदोबस्त को लाता है कॉर्नवालिस। बट उसी के साथ साथ वहाँ पे आपकी क्या होता है, ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है आपकी बोली लगाना। तो बोली लगाई जाती थी कि कौन सबसे ज़्यादा आपके कर, कौन सा ज़मींदार सबसे ज़्यादा कर लाके देगा आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जाहिर सी बात है, जब वो ज़मींदार आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को कर लाके देगा, ठीक है, तो उस समय वो क्या करेगा, तो वो आपके किसको लूटेगा, वो आपके किसानों को लूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें चल रही थी आपकी। तो इसमें जो आपका ज़मींदारी सिस्टम था, इसमें आपके वो क्षेत्र कौन कौन से थे, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो क्षेत्र थे, एक था बच्चे आपके सबसे पहले कहाँ हुआ था, BBO, ऐसे याद रखना, BBO यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, ये तो 3 राज्य तो आपके हो गए। उसके बाद आपके ना छोटे से मद्रास के प्रेसिडेंसी में, छोटी सी जगह पे आपके मद्रास में यहाँ लागू हुआ था, और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट था, अवध का एक डिस्ट्रिक्ट था, उसका नाम था वाराणसी। तो बच्चे ये जो आपके वाराणसी है, इसमें आपके लागू हुआ था। ठीक, तो इसको आपको रट लेना है अच्छे से, 5 BBO M एंड V, ठीक है, या फिर ME MV BBO, आपकी जैसे मर्जी आप वैसे याद रखो। ठीक, लेकिन आपको इस चीज को याद रखना है, वाराणसी, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मद्रास प्रेसिडेंसी का जो उत्तरी एरिया है ना वो, ठीक है, वो था आपके कर्नाटका साइड वाला, बीदर वाला जो एरिया है, उस था वो साइड आपका इसके अंदर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आपके सॉरी, आप लोग चाहो तो प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी मीडियम में सेम चीज़ यही लिखी है, बस आपके क्या नाम है, स्थायी बंदोबस्त, आपके स्थायी बंदोबस्त बोला गया है, और ये किसके द्वारा है, ये आपके कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया, 1793 में लाया गया। ठीक है, अब आपके हम लोग अगले चलते हैं। तो ये आपका कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई। भाई आप कितनी बार बता दें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ, ये आपसे क्या पूछा क्वेश्चन कि कब आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई। भाई कब ऐड हुई आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़, 1976 में ऐड हुई। कौन सा आर्टिकल है, 51वां A है। कहाँ से लिया गया है, रशिया से लिया गया है, USSR से लिया गया है। और कुछ बचा, सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। आखिरी जो आपके फंडामेंटल ड्यूटी है, तो टोटल कुल फंडामेंटल ड्यूटी अभी कितनी है, 11 है। आपकी आखिरी कौन सी है, सॉरी ओरिजिनली कितनी थी, तो वो आपकी 10 थी। समिति का नाम क्या था, स्वर्ण सिंह समिति थी। उस समय के क्या थे, विदेश मंत्री थे। फिर उससे पहले क्या थे, रक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी चल रही होती हैं। बाद में फिर आपका क्या हो जाएगा, संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल 51वें A में है। ठीक है, 51A ये आपका आर्टिकल का नाम है। कुल कितने हैं, 11। 11वीं कब जोड़ी गई, तो वो आपकी कब थी, 1976 में। उसके बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय जोड़ी गई। क्या नाम था उसका, सॉरी, तो अमेंडमेंट का क्या नाम था, संशोधन का 86वां अमेंडमेंट 2002 का, अटल बिहारी वाजपेयी। सब रट लिया होगा आप लोगों ने। इसी के साथ साथ आखिरी था क्या, तो आपके शिक्षा से रिलेटेड था। ठीक है, तो यही सारी भाई आपकी चीज़ें थी बस। तो आई होप आपने रट लिया होगा, नहीं रटा तो स्क्रीनशॉट ले लो, जितना हो सके उतनी इसको रटो। अभी आपसे सीधा सीधा ये पूछ लिया है कि ये बताओ आपके कि किसमें आपके यूनिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो है आपके इंडिया की, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की बात किसमें की गई है। तो भाई वो आपके एक तो प्रियम्बल में की गई है, प्रस्तावना में। पर इन्होंने पूछ लिया कि आपके कौन से अनुच्छेदों के नाम दे दिए, आर्टिकल मतलब 51वें A। अब ये थोड़ा सा टफ हो गया था, तो किस में बोला गया, तो आपके दरअसल 51A में आपके जो C क्लॉज है, दरअसल आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 51A में जो तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें बात की गई है कि आपको क्या रखना है, भारत के नागरिकों को भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इसको आपके मेंटेन करके चलना है, इसको बनाए रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है कि भाई इसमें परमिशन कौन देता है। जाहिर सी बात है, संविधान में संशोधन की परमिशन कौन देगा, संसद नहीं, राष्ट्रपति। इस चीज़ का ध्यान रखना, संसद कार्य कराती है। मिडनाइट चिल्ड्रन, ये आपकी बुक किसने लिखी है, तो बच्चों इसका जो उत्तर है वो आपके सलमान रश्दी नाम है उनका, उन्होंने आपके मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है। अगला, भीमसेन जोशी कौन से घराने से हैं, इसका नाम है किराना घराना। गंगूबाई अगर देखी होगी, एक मूवी आई थी, तो उसमें भी आपके किराने घराने से रिलेटेड थी। आप लोग बताना कौन से नृत्य है ये किराना घराना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भीमसेन जोशी किस घराने से थे। अगला, विलायत खान कौन से म्यूजिकल, किस वाद्य यंत्र से हैं, तो बच्चे ये आपका सितार बजाते हैं आपके विलायत खान। 20वां, कौन सा वो संविधान का आपके आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि आपके गवर्नर की पावर लिखी गई है। तो 89 अगर आप माइनस करोगे तो आपको 100 कितना मिलेगा, 122 वगैरह मिलेगा समवेयर। ठीक है,
और जब आपको वो 124 मिलेगा और 124 में किसकी है, राष्ट्रपति की है, तो 122 में 213 में किसकी हो जाएगी, वो आपके गवर्नर की हो जाएगी। तो इससे आपको दो चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है, 124, 12 का 4 और उसके साथ साथ आपके 213। हालांकि खैर 12 का 4 यानी 124 से आपके सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाता है और जस्ट उससे पहले ही आपके 222 और 23 में आपके किसके बारे में लिखा है, तो आपके राष्ट्रपति के बारे में लिखा है। ठीक है, पूछा क्या गया है, पूछा यही गया है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा पारित प्रस्ताव के बारे में चर्चा कीजिए। राज्यपाल जो आपके प्रस्ताव है जिसको रेजोल्यूशन बोलते हैं या अध्यादेश कहते हैं, ठीक है, अध्यादेश के बारे में पूछा गया है कि ये आपके किस में मेंशन है, तो ये आपके 213 अनुच्छेद में बताया गया है। ये आपके बच्चे कौन सा लास्ट मुगल एम्परर था, तो उसका नाम क्या है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर आपके कौन थे, जिन्होंने आपके 1857 में जो क्रांति थी वो लिखी, वो क्या नाम है, उसमें खिलाफ कौन थे, दिल्ली से कौन लड़ रहा था, बहादुर शाह जफर जी लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर तो बुजुर्ग थे, तो इनका सेनापति कौन था, उसका नाम था आगा खान, और आगा खान आपके बहादुर शाह जफर की तरफ से लड़ रहे थे।